अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सेहत और आपके साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी न किसी स्पेशलिस्ट को उसके किसी ख़ास इख्तिसासी शोबे से हम यहाँ बुलाते हैं, मदऊ करते हैं और आपको जो दरपेश सवालात होते हैं, जो बच्चों को या आपको जो भी दरपेश बीमारियाँ होती हैं और जो आप उसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं, कोई टिप्स लेना चाहते हैं, कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं, उसकी रहनुमाई के लिए हम रहनुमा लोग यहाँ बुलाते हैं ताकि आपको आसानी हो कि जिस मर्ज़ का आपको लाहिक़ा है उसमें आपको क्या आसानी दी जा सकती है और आपको क्या कुछ करना चाहिए उससे बचाव के लिए भी, उसके इलाज के लिए भी और उससे एहतियात के लिए भी। यहाँ खुशकिस्मती से आज हमारे साथ डॉक्टर राबिया हैं। डॉक्टर राबिया MBBS हैं लेकिन स्पेशलिस्ट हैं ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से। आज हम उनसे बात करेंगे और जो सीने के अमराज हैं, चेस्ट डिज़ीज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे और सांस की नाली के जो अमराज हैं, तकलीफ़ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हम प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं डॉक्टर राबिया आमिर साहिबा, और हम ये चाहेंगे आपसे कि आप ये बताएं कि जो आपकी स्पेशलिटी है और जो आप ट्यूबरकुलोसिस पे आपने 10 साल तो आपने वहाँ काम भी किया है और उससे टीबी के प्रोग्राम से भी 8 साल से वाबस्ता है, एक्सपीरियंसड हैं। ये टीबी का मसला जो गंभीर होता जा रहा है, इसके आप बताएंगे कि ये जो परेशान कुन सूरत हाल पाकिस्तान में किस नंबर पे खड़ी है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने टॉपिक को, उसके बाद हम मुख्तलिफ मौज़ूआत। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, टीबी वाकई एक बहुत ही परेशान कुन सूरत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो 5वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड टीबी के इंसिडेंट्स के हवाले से। और इंसिडेंस जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। एक तो ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ। एक्सक्यूज़ मी, सप्लीमेंट्री बात हम कर लेते हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, जब हमारा 5वां नंबर है, कंपैरेटिवली हम एडवर्स सिचुएशन में हैं, वहाँ वेल पॉपुलेटेड है। नहीं, इंडिया और बांग्लादेश में भी ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इंडिया भी बराबर का शरीक है। इनफैक्ट इंडिया की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान से बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे टीबी का इंसिडेंस भी ज़्यादा है। अब अवेयरनेस की बात ले लेते हैं, तो लोगों में एक तो अवेयरनेस नहीं है। सही। और छोटे छोटे घरों में बहुत से लोग, घर के अफराद मकीन हैं। एक से दूसरे को लगने वाली बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो कि हमारी सांस के साथ हम खांसते हैं, खांसने से, ज़ोर से बोलने से, इनफैक्ट इसके अलावा हंसने से, छींकने से इसके ज़र्रात, जरासीम जो हैं वो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बताई ना। हम हंस सकते हैं ना, हम हम क्या कैसे बचें इससे? तो ये है कि जो बीमारी की हालत में हम ये सारी एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल, बीमारी की हालत में भी करनी चाहिए। इसके अलावा घर का एक फ़र्द अगर बीमार है तो कुछ दिन तक उसको ऐसा किया जाए कि जिस जगह वो रहे वहाँ पे हवा और धूप आए। धूप, UV लाइट्स जो है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है कुदरती तौर पे। हाँ। पिछले ज़माने में जब इलाज मौजूद नहीं था टीबी का, तो उस वक्त मरीज़ों को धूप में लिटा दिया जाता था, उससे भी वो जी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते थे और फ़ायदा होता था। धूप से टीबी के जरासीम डिस्ट्रॉय होते हैं, मर जाते हैं। घर के अफराद को अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अपनी ग़िज़ा, खुराक ख़ास तौर पे, अगर मैं आपसे घर के लोग कि एक घर के लोगों को आपने एड्रेस किया है, उनसे आप मुखातिब हैं, आप ये बताएं कि वो एहतियातें नंबर से क्या क्या करनी ज़रूरी है ताकि वो बच सकें। देखें, एक तो वो अपनी खुराक सबसे पहले अच्छी रखें। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इतनी डिफिशेंसी है, तो गुर्बत बहुत है। लिटरेसी रेट बहुत हमारा कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो बेचारे ये बात जानते नहीं हैं कि किस तरह से घर का एक फ़र्द अगर बीमार है तो हमें बचना चाहिए। एक तो उन्हें मरीज़ की खुराक के साथ साथ घर वालों को अपनी खुराक भी ठीक रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर खुराक का स्टैंडर्ड आपसे कहें, उसका मेयार क्या होना चाहिए? सफाई में हो, जो उसमें वाइटामिन्स हो, इंग्रेडिएंट्स हो,
आप किस तरह के हैं, एक बिल्कुल आम आदमी को बताना है कि आप देखें वो खुराक में जो भी मैसर है इसको कम से कम, बिल्कुल जो भी गरीब मैसर तरीन है, आदमी है, जो भी मैसर है वो तो ठीक से ले लें। वो मतलब खाना तो ठीक से पेट भर के खाएं। हमारे यहाँ तो वही मैसर नहीं है लोगों को। जी। उससे ये होते हैं मेल नरिश हो जाते हैं। मेल नरिश होने से सेल्फ डिफेंस कम हो जाता है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म, ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम, बिल्कुल ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। उससे ये कि हर तरह की बीमारी आके अटैक कर सकती है। जब आपके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत ही कम हो जाएगा तो फिर ये नज़ला, ज़ुकाम, सांस की तकलीफ़, इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे टीबी आसानी से हो सकता है। तो उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा टीबी के इम्कानात होते हैं कि ये सारी एक बार बदएहतियाती हो और ये सिचुएशन हो। टीबी के साथ साथ चेस्ट के और डिजीज़ेस, नमोनिया के भी हो सकते हैं, दमा भी हो जाता इन्फेक्शन, दमा एक अलग एंटिटी के अंदर आता है। वो बेसिकली एक कहना चाहिए कि एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। अच्छा। हाँ, तो वो एक अलग एंटिटी है। उसमें भी है कि अगेन आप अगर हल्का फुल्का सा भी चेस्ट इन्फेक्शन हो, कोई वायरल भी हो, तो वो उसको साइंस एंड सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। यानी कि उसके जो अलामात है मर्ज़ की वो बढ़ सकती हैं। आपके कहने का जो है वो, अगर मैं चंद अल्फाज में उर्दू की से ज़्यादा आसान अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो ये है कि देखिए, ख्याल जो आपकी ग़िज़ा जो भी मैसर है आपको, उसके जो है देखें कि पूरा खाना खा लें, वक्त पे खाना खा लें, साफ़ सुथरा रख लें, फ्रूट अगर खाएं तो उसको धो धा लें, हाथ धो लें, ये सारी एहतियात करें, जितना भी मुमकिन है साफ़ रहने की कोशिश करें। और जहाँ भी बैठें वो इस तरह के जरासीम जो फैलाए जाते हैं, जो हमें पता नहीं है कि खांसी आए तो हमें क्या करना चाहिए। मरीज़ को कुछ अरसे तक एक होती है फेफड़े की टीबी जिस्म में कहीं भी हो सकती है। अच्छा। जहाँ भी ब्लड सप्लाई होता है बॉडी के अंदर वहाँ टीबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फेफड़ों की हो, वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट की, ब्लड स्किन सप्लाई की। तो हर जगह होता है, ब्लड सप्लाई हर जगह होता है, लेकिन स्पेशली ये हेयर और नेल के अलावा टीबी कहीं भी हो सकती है। अच्छा। किसी भी ऑर्गन में, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर। आज तक हमने, मुमकिन है हमारे कम इल्मी हो, हमने ये नहीं सोचा कि दिल की टीबी हो गई। दिल की झिल्ली में भी टीबी होती है। अच्छा, दिल की झिल्ली में, दिल की झिल्ली में भी टीबी होती है। एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। बहुत से मरीज़ आते हैं जो दिल की झिल्ली में बहुत उनको वो पानी भर जाता है उसके। अच्छा। पानी के साथ वो काफ़ी बड़ा सा एक्सरे के ऊपर हार्ट होता है और फिर उसको पानी निकालना पड़ता है। साथ साथ टीबी का कोर्स थोड़ा लंबा चलता है ऐसे मरीज़ों का। जो लंग्स है उसमें पानी भर जाता है, उसका लंग्स में भी, वो भी लंग्स की, जी, वो टीबी की वजह से। और स्पेशली टीबी के अंदर ये फेफड़ों की जो झिल्ली होती है, जिस तरह दिल की झिल्ली है इसी तरह फेफड़ों की भी झिल्ली में टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। कहते हैं कि अमराज़ क़ल्ब के जो हैं वो उसमें पानी भर जाता है लंग्स में, इससे रिलेटेड है ये? नहीं, वो एक अलग, वो फेफड़े की झिल्ली अलग है और दिल की झिल्ली अलग होती है। दोनों में टीबी हो सकती है, ये साइमल्टेनियसली एक साथ भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम है। अब कहते हैं खुशखबरी के तौर पर ली जाती है बात कि इस दौर में टीबी का इलाज निस्बतन बहुत आसान है। बहुत आसान हो गया। पहले एक तो इलाज इतना मैसर नहीं था, लेटेस्ट दवाएं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, मेडिसिन नहीं आई थी। अब ये है कि पहले 9 महीने का कोर्स होता था, फिर 8 महीने का हुआ, अब 6 महीने का कोर्स हो गया है टीबी का। तो निस्बतन पहले से आसान है। पहले दवाइयों की जो टैबलेट्स पेशेंट लेता था उसकी तादाद ज़्यादा होती थी, उसको 8 से 10 गोलियां लेनी होती थी। अब वज़न के हिसाब से उनकी फ़िक्स डोज इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक ही टैबलेट के अंदर वो सारी दवाएं एक ही कंपोजिशन में अकॉर्डिंग टू वेट मौजूद होती हैं। तो वो टैबलेट्स का जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। उसकी कंप्लाइंस, मरीज़ की जो कंप्लाइंस है, पहले तो ये होता था कि मरीज़ इतनी सारी दवाएं कुछ दिन ली, बेहतर होने लगे, 1-1.5 महीने में तो इलाज बंद कर देते थे, छोड़ देते थे। जाहिर सी बात है, हम और आप अगर इलाज करेंगे अपना तो कोई भी जी 8-10 गोलियां लेना नहीं चाहेगा रोज़ाना नाश्ते से पहले। अच्छा, ऐसा है कि कहते हैं कि भाई वो इलाज उसने अपने टाइम पे करवाया नहीं, दवाइयाँ उसने छोड़ दी, और जो है वो रेजिस्ट कर गई है, और जो है ना वो, तो ये क्या कि अगर वो फेल होता है तो बिल्कुल फेल हो जाता है इलाज। अगर एक दफ़ा जो है नाकाम रहे, उसने इलाज नहीं करवाया, तो समझ लीजिए कि क्रॉनिक हो गया, वो एक्यूट हो गया और जस्ट गोइंग टू डाई वाली बात हो गई। नहीं, वो डिपेंड करता है कि अगर उसने छोड़ा है तो डिज़ीज़ ने कितना डैमेज किया है उसके फेफड़ों को, या उसके जिस्म में कितना नुकसान करके छोड़ा है।
या उसके दवाएं ना लेने से उसे कितना फ़र्क पड़ा है, कितना डैमेज हो चुका है। अगर तो वो इनिशियल स्टेज में है या ऐसा है कि वो कंट्रोलेबल है, तो तब तो वो ठीक हो सकता है। इट डिपेंड्स, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है सिनेरियो, कि अगर ज़्यादा डैमेज हो गया है तो वो क्रॉनिसिटी की तरफ भी जा सकता है, मरीज़ की मौत भी हो सकती है अगर ज़्यादा बदएहतियाती करें। लेकिन क्योंकि इलाज मौजूद है, अगर सही तरह सही मुद्दत तक इलाज किया जाए तो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह क्योर रेट 80 to 90% चल रहा है इस वक्त। अच्छा, बच्चों के जो टीबी के मसाइल हैं, जो सीने के मसाइल हैं, जो फेफड़े की नाली के जो मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं और ये सब ख़राबी हमारे यहाँ बहुत है। वो माएँ परेशान रहती हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता है हाउ टू टैकल। तो ये सारी चीज़ों में आप क्या एडवाइस करेंगी कि एक बच्चे की ग्रोथ में, आपकी बच्ची भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आपने तजर्बा लिया है, तो ये सब मसाइल हैं क्या बच्चों के साथ? वो केयर नहीं कर रहे हैं, समझते नहीं हैं, या वो दबाव में है, या वो ज़्यादा हमदर्द बनना चाहते हैं। माँ बाप हर चीज़ की इजाज़त दे देते हैं, बाद में डांटते हैं जब खा ले लेते हैं, फिर जो है उनकी सरजनिश करते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, खतखन नहीं है। ये सूरत हाल क्या है और आप उसको किस तरह एड्रेस करेंगी? हाँ, इसमें यह है कि हमारे यहाँ बच्चे आजकल एलर्जीज़ बहुत कॉमन है बच्चों में। और एलर्जीज़ ये बेसिकली एलर्जिक सेल्स होते हैं जो कि खून में मौजूद होते हैं। तो एलर्जी बच्चों में अगर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता 5 साल के बाद बेहतर भी हो सकती है। 10 साल में और भी बेहतर हो सकती है अगर एहतियात की जाए तो। जब बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो एलर्जीज़ और बेहतर, लेकिन ये बदएहतियाती से ये चीज़ और बढ़ती है। ये जिस चीज़ दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी एलर्जी पैदा करता है और ये मसला बढ़ता है, ऐसा दवाइयों का तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकता है। धूल मट्टी से, डस्ट से। घर के अफराद बच्चों के सामने सिगरेट स्मोकिंग ना किया करें। वो सिगरेट स्मोक अगर बच्चों के सामने, बच्चों के करीब में बैठ के की जाए तो वो बच्चों को क्रॉनिक जो है वो दमे का मरज़ लाहक हो सकता है, उससे सांस की बीमारी छोटी ही उम्र से लाहक हो सकती है। तो घर वालों को इस बात का, वालिदैन को बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के सामने, एक तो बच्चे के सामने आप सिगरेट पी रहे हैं, एज ए मदर आप जो है ना, आप किस तरह टैकल करती हैं बच्चे को, किस तरह समझाती हैं, क्या उसके मसाइल आप फेस करती हैं, और एज ए डॉक्टर भी आप उसको एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, एक तो ये कि वैसे बच्चे के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप उसके सामने सिगरेट स्मोक करेंगे। बच्चा जानने की कोशिश, आजकल बच्चों में वैसे ही इतना जुस्तजू हर चीज़ का, क्यूरियोसिटी कि ये क्या है, वो क्या है, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही है, जाहिर है बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। तो सिगरेट स्मोकिंग से एक तो वैसे ही इम्पैक्ट गलत, दूसरा उनकी सेहत बहुत बुरा असर पड़ता है। सांस की बीमारी बचपन से ही हो सकती है। एलर्जीज़ में जहाँ तक बात की जाए, एक तो सिगरेट के धुएं से एलर्जी हो सकती है, दूसरा धूल मट्टी, डस्ट, बहुत पॉल्यूटेड माहौल हो गया है आजकल हमारा। कराची बहुत ओवर क्राउडेड है, बहुत पॉल्यूटेड है। धूल मट्टी, गाड़ियों का धुआं, एयर पोल्यूशन, डस्ट एंड डर्ट, तो ये सब चीज़ें। फिर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कारपेटिंग घर के अंदर ये नुकसान करती है। कर्टन्स भी इनफेक्ट अगर लगें तो उनको जल्दी वक्तन फ़वक्तन वॉश करवा लें ताकि उसके अंदर वो डस्ट पार्टिकल नहीं हो जिससे इस बच्चा स्पेसिफिकली एलर्जिक है। दूसरा पेट्स एक्सपोजर, जो कंबल होते हैं वो भी, उसमें भी रेशे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, तो उसमें ये कि उसको सही टाइमली वॉश करवा के रखें, बिल्कुल वॉश करवा के पैक करके रखें ताकि उसमें वो डस्ट पार्टिकल्स डेवलप ना हो, अंदर ना जाएं। वो डस्ट जो कंबल के अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा, तो कंबल के अंदर डस्ट है जो जिससे वो बना होता है, कंबल बना वो फाइबर से भी डस्ट एलर्जिक हो सकती है, तो वो उससे भी एलर्जी होती है। वो फाइबर उससे बचना चाहिए। बिल्कुल। फाइबर, कॉटन वाले चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। स्वेटर का वूल भी एलर्जी कर सकता है। यही बात है। मुख्तलिफ किस्म का फाइबर एलर्जी कॉज कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है, हर किसी को हर तरह की एलर्जी नहीं। बाज़ लोगों को परफ्यूम की खुशबू से एलर्जी होती है। अगरबत्ती, हमारे यहाँ बहुत रिवाज है अगरबत्तियाँ लगाने का, अगरबत्ती का धुएँ से बहुत एलर्जी हो सकती है। हम लोग कॉइल यूज़ करते हैं घर में मच्छरों के लिए, तो वो कॉइल जो है वो भी उसका धुआं बहुत नुकसानदेह है। एक कॉइल अराउंड 150 to 200 सिगरेट स्मोक के बराबर उसमें धुआं। कॉइल, इसको आप रिपीट करके आप एम्फेसाइजली आप बताएं इनको कि ये जो कॉइल है जिस पे हम नाश कर रहे हैं। नहीं, कॉइल तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है एक तो वैसे ही, और दूसरा ये बहुत ही चोकिंग सेंसेशन होती है। एक सिगरेट के 150 to 200 सिगरेट स्मोक्स के बराबर उसमें एक कॉइल के अंदर धुआं होता है जो उसकी इक्विवेलेंट होता है।
आई सी। और ज़ाहिर है जब हम कॉइल लगाते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं हाँ, ये ताकि बात वो भी है। बिल्कुल मच्छर जो है उसके धुएं से ख़त्म हो। वो और ख़तरनाक बात है, या तो दूर लगाएं बाहर की तरफ कहीं। ये मैं नज़ला तो ज़ुकाम समझती हो हूँ जाता है बच्चों को, और वो जो है ज़ाहिर है कि वो बहरा होता है, तो उससे डिहाइड्रेशन पे भी पैदा हो जाती है। लोग तो जो है पानी वानी नहीं देते इसको, कि भाई इसको तो नज़ला है, नहीं, बचाते पानी हैं। तो वैसे ही, पानी तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। पानी ना देने से इसका कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है। वो कहते हैं ना कि ये एक इसको वैसी सर्दी मिसकंसेप्शन, है और ये वो नहीं इसको नहीं, ये एक इतना पानी नहीं। मिसकंसेप्शन है। हाँ, इनफैक्ट सांस की जब बीमारी होती है ये या गलत हल्का, तासुर है आपका। बिल्कुल गलत तासुर है। जब भी सांस का कोई मसला होता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हम ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो उसमें हमारा ये होता है कि पानी जो है वो आबी बुखारात की शक्ल में हाँ, हाँ। ज़्यादा निकलता है, ठीक। इनसेंसिबल वाटर लॉस कहलाता है वो। हाँ, तो जब ऐसा हो तो ज़्यादा पानी लेना चाहिए। बुखार में भी ऐसा ही होता नोज है। रनिंग है वो हो रही है, और तो उससे भी पानी कम हो रहा है, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट हो रहा है। हाँ, ज़्यादा तो पानी वो लें वैसे भी। अच्छा, नॉर्मली ज़्यादा पानी लेना चाहिए जब नज़ला ज़ुकाम हो, या बिल्कुल जिस तरह लेते हैं वैसे ही रहना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि वैसे ही लेना चाहिए जैसे लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक हाँ, है। बुखार है तो आप थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बुखार में डिहाइड्रेशन हो सकती है फीवर के अंदर। अच्छा, ये कहते हैं आप बुखार की तरफ आए हैं और फिर उसका लंग से भी उसका ताल्लुक है कि वो उसको नहला दो, बुखार में जो है वो कम हो जाएगा बुखार। कुछ लोग देखिए जो फीवर में बेचारे आप रजाई से नहीं जितना निकलने देते, कुछ नहलाने के चक्कर में रहते हैं। नहलाने से होता है कि फीवर कम हो जाता है ना। हाँ, जो हमारा तो बॉडी उसके दूसरे टेम्परेचर असरात नहीं है, आते हैं बॉडी पे? बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो उससे दूसरे असरात तो ये आएंगे कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो इफेक्टिव होता है। अगर टेम्परेचर ठीक है, रेजिस्टेंट ये ऐसा किस्म का कर लेना टेम्परेचर है, चाहिए। हाँ, रेजिस्टेंट टेम्परेचर है, वो कम नहीं हो रहा, और ओढ़ने से क्या आएगा, टेम्परेचर परसिस्ट करेगा। अगर वो बढ़ा हुआ है तो बढ़ा ही रहेगा। तो बॉडी को खुला रखना है, पैर हाँ, को, ये बड़ी हाथों पैरों इम्पोर्टेंट चीज़ है। को, थोड़ा बच्चे का वहाँ तो पेट वो खोल रजाई से दें। नहीं निकल रहा बच्चे को, और नहीं उसको नहीं, वो लपेट वक्ती दिया। तौर पे ऐसा महसूस होता है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको वो स्पंजिंग, जब पट्टियाँ रखना शुरू करते हैं तो फिर वो थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाता है। ठीक है। तो उससे फिर वो अफेक्टिव होता है बुखार के उतरने में। जो दमा तो आपने बताया कि वो अलग है, तो ये जो नमोनिया है इसका ताल्लुक है आपके शोबे से, और क्या? निमोनिया जिस तरह से टीबी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है लंग की, हाँ, नमोनिया भी एक इन्फेक्टिव डिजीज़ ही है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। लेकिन उसका ताल्लुक लंग से ही है, और बिल्कुल, सांस की नाली से है। फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है नमोनिया। नमोनिया बिगड़ने का, कि हमारे यहाँ तो जो मिथ्स है ना उस पर हम ज़्यादा बात नहीं, करें बिल्कुल कि नमोनिया नमोनिया बिगड़ गया तो अब बचने का उम्मीद नहीं है, और वो नमोनिया बिगड़ता कैसे है, और जो है नमोनिया बिगड़ने से पहले जो लोग सर्वाइवल होते हैं नमोनिया के, वो क्या किस तरह? नहीं, बिल्कुल नमूनिया बिगड़ने की मिथ नहीं है, ये एक सही बात है। नमूनिया को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन ज़्यादा किस तरह डैमेज कर बिगड़ता सकता है, है। ये हम समझते अगर हैं। हम ट्रीट नहीं कर रहे तो ये इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना, जरासीम फेफड़ों को इन्वॉल्व करते करते वो ज़्यादा पार्ट उसका इन्वॉल्व कर इलाज की लेते क्या हैं। ड्यूरेशन है? फिर ये कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में बिल्कुल जल्दी आप क्रॉनिक नहीं है? शुरू कर लें तो 10 दिन का ट्रीटमेंट है, एक 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है, अच्छा। और 21 दिन का ट्रीटमेंट। ये डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी के ऊपर, जितना बैक्टीरियल लोड है, जितना इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहा उसको, तो वो बॉडी के और ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो वो इसलिए कहते हैं कि ये जानलेवा मर्ज़ होता है और इससे और मसाइल लाहक हो सकते हैं। सर्द मौसम में फेफड़ों की बीमारियां हैं, एहतियात क्या करनी चाहिए? सफाई, दूसरा ये है कि सफाई तो कॉमन फैक्टर है ना, गर्मियों बिल्कुल। सर्दियों। दूसरा जिस चीज़ से भी एलर्जी हो, क्योंकि इस मौसम में एलर्जीज़ का प्रेवलेंस, एलर्जीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। बढ़ जाती तो है, जिस इजाफा चीज़ हो से जाता है। जिस शख्स को एलर्जी हो, कोई सिगरेट से एलर्जिक होता है, कोई अगरबत्ती के धुएं से एलर्जिक है, कोई कॉइल से एलर्जिक है, कोई घर में सफाई हो रही है, डस्ट उड़ रही है, उससे एलर्जिक है। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे थोड़ी एहतियात कीजिए। अच्छा, वो जो ये जो कैसे फाइंड आउट करें, कैसे तलाश करें काम घर ये में? पेशेंट को पता होता है। आपको पता है कि हाँ। आप किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। आपको एक परफ्यूम की खुशबू बुरी लग रही है, आप उस परफ्यूम से एहतियात कीजिए। एकदम से वो एक तो ये जो खुशबू जो है लोगों को वो खुशबू ही बुरी लगती है वाली बात है, एक ये है कि उनको एलर्जी कैसे मालूम है। एक तो ये कि भाई खुशबू यार ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी हाँ है। बिल्कुल, वो एलर्जी इस तरह पता चलती है कि वो स्पेसिफिक खुशबू या एयर फ्रेशनर जब लगता है
तो एकदम लगता है कि जैसे गले पे उसका असर हो रहा है, गला पकड़ता है वो। तो जैसे ये चीज़ गला पकड़ेगी, ये आपकी मतलब ये अलामत शुरुआत हो चुकी है आपको एलर्जिक प्रोसेस की। जी, ये इब्तदाई अलामत है। वो गला पकड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको छींकें आती हैं, बहुत बार बार गला साफ़ करना पड़ता है, फिर वो खांसी में तब्दील हो जाता है। फिर वो ये हमारे जो है नीचे ट्रिकल करते हैं सिक्रीशंस, जब ऊपर से सब ट्रिकल करेंगी सिक्रीशंस नीचे, तो ये फेफड़ों में जाएगा, इन्फेक्शन फेफड़ों तक चला जाता है, तो वो फिर इन्फेक्शन की सूरत अख्तियार कर लेगा। जो सप्लीमेंट्री जो सबसाइड वो से बीमारियां हैं इसकी ट्यूबरकुलोसिस की, वो क्या है? क्या दिल पे भी असर करती हैं ये? क्या जहन पे भी असर करती हैं ये? सिर्फ दिल पे ही नहीं करती ये, बिल्कुल जहन दिमाग पे असर होता है। टीबी दिमाग की भी होती है, दिमाग की झिल्ली की टीबी होती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी है। मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है बॉडी के जिस पार्ट में, वहाँ टीबी हो सकती है। तो आपने बताया हड्डियों की टीबी होती है। नहीं, ये बात एक तो ये कि हड्डियों की टीबी होती है हर जगह की, आपने बता दिया कि हेयर और नेल की नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जैसे टेंशन है वो अमराज क़ल्ब का बायस बनते हैं, तो ये वाली बीमारी कौन कौन से सेक्टर्स को, कौन से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसमें इजाफे का बायस बनती हैं? एक तो ना बायस बनती हैं, मतलब उसकी बुनियाद पे रिलेटेड डिजीज़ बन जाती हैं उनके लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इम्यूनिटी जो सप्रेस होती है ना, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो सप्रेस हो रही है, टीबी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ उससे है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के सिर्फ भूख से और ग़िज़ा से ताल्लुक़ नहीं है, इसमें ये कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बाज़ लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, उनका खाना पीना बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल मतलब साइकी ऐसी है, खुराक वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। पेन प्रोड्यूसर होते हैं या रिसीवर होते हैं, दोनों तरफ परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या करें? उनको टीबी का इम्कान पूरा है, उनको बिहेवियल चेंजेस लानी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ क्या करें उनके लिए? देखें, एक खुराक अच्छी रखें अपनी। खुराक की इम्पोर्टेंस है टीबी के अंदर। टीबी के लिए जो कल्प्रिट है हमारा, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। हाँ, सही है। ठीक है, हमारे अंदर गुर्बत है, अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते। एक तो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत सही रखने के लिए खुराक अच्छी रखनी है। दूसरा, जब हो जाती है एक मरीज़ को टीबी, तो उस मरीज़ से कैसे एहतियात करनी है, ये पता होना घर वालों को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एहतियात है कि एक को टीबी है और पहले तो होता ही था कि उसके सब सामान अलग कर देते थे, बिस्तर, बर्तन। अभी भी ये ज़रूरी है या अभी कुछ कमी हुई है? फेफड़ों की टीबी में मैं कहती हूँ कि 15-20 दिन तक, क्योंकि बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है, जब तक 15-20 दिन इलाज शुरू होने के बाद। अच्छा। इलाज शुरू होने से पहले तो पता नहीं उन्होंने किस तरह किया, क्या किया। इलाज शुरू होने के बाद हमें ये बताना होता है कि 15 से 20 दिन तक, 2 हफ्ते तक थोड़ी सी एहतियात करें। जिस कमरे में मरीज़ हो उसमें हवा और धूप आनी ज़रूरी है। थोड़ी देर मरीज़ धूप में बैठ जाए, 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना बर्दाश्त कर सकें। और खांसी हो तो मुंह पे कपड़ा रखें, मास्क लगाएं, घर वालों के बीच में खांसना नहीं है, सबके बीच में बैठ के। और आदत होती है कुछ लोगों की जगह जगह थूकने की, तो वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है बिल्कुल। तो जगह जगह ना थूकें, कोई एक जगह बनाएं, कोई एक उगालदान या कोई ऐसी चीज़, उसको बाद में मिट्टी के अंदर डिस्कार्ड कर दें अपना बलगम, ऐसे खुला ना फेंकें। मौसम है, ये अफेक्ट करता है बच्चों पे, और सर्द मौसम में जाहिर है कि लंग्स का मसला है, ये सांस की नाली का मसला है। क्या होता क्या है सर्दी में कि लंग्स जो है ज़्यादा असर कबूल करते हैं? क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो आपने बताई है कि उसकी वजह से होता है, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी तो कमज़ोर किसी वजह से पड़ती है ना, तो वो मौसम से अफेक्टेड क्या उसकी रिलेशन है? कि एक तो वायरल डिजीज़ मुख्तलिफ़ मौसम में प्रिवेल करती हैं। सर्दी में थोड़ा जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कॉज करते हैं वायरसेस, वो थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं, ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो उसमें चेस्ट की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में इसी वजह से होती हैं। दूसरा, एलर्जीज़ जो है, उनके जो रगें हैं वो सिकुड़ती हैं, जैसे कहते हैं कि गर्मी में टायर जो है वो फैलता है और बस्ट होने के चांस। एलर्जी जब होती है तो अंदर से सांस की नालियाँ सिकुड़ रही होती हैं और बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, सांस लेने में तंगी होती है, बलगम ज़्यादा आता है, और बुखार अगर वो ज़्यादा, इनफैक्ट वायरल खुश्क खांसी होती है, एक बलगम वाली खांसी होती है,
ये क्या होती है? खुश्क खांसी सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, क्यों नहीं बलगम आता? नहीं एक में पैदा बलगम प्रोड्यूस हो रहा होता, तो या इसमें मरीज आप डिस्टिंग्विश करें ना कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। नहीं, देखिए ये मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी। एक तो ड्राई कफ होती है, उसमें तो ये है ना कि बलगम कंजेस्टेड है चेस्ट, लेकिन पेशेंट बलगम निकाल नहीं पा रहा, या बलगम इतना बन ही नहीं रहा अंदर। अच्छा, ये एक सवाल चलें, ये हमने हाँ। काफ़ी सेक्टर कवर किया बच्चों का, यूथ्स का। हम ये चाहेंगे कि वो स्टेज बताएं आप जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा देयर इज़ नो अदर वे। देखिए ऑपरेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब दवाइयों का एक पार्ट के अंदर असर होना बंद हो जाता है। वो सूरत में होता है कि एक बॉडी का एक पार्ट या फेफड़ों का एक पार्ट बिल्कुल ही फाइब्रोज्ड हो गया है, सूख जाना जिसे अच्छा, कहते हैं। ठीक। जब वो सूख जाएगा तो उसके ऊपर कोई दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, तो उसको ठीक। ऑपरेट करके उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। सही। ठीक है। या फेफड़े की झिल्ली में कुछ इस तरह पानी जमा हो जाता है कि वो झिल्ली जो इन्फेक्ट हुई हुई है, वो झिल्ली जैसा कहेंगे कि वो भी झिल्ली भी सूख गई है। तो जब झिल्ली फेफड़ों की सूख जाएगी, अंदर पानी जमा रह जाता है, तो उस झिल्ली के थ्रू दवाएं अंदर नहीं जाएंगी। अच्छा। उस चीज़ को भी फिर ऑपरेट करके निकाला जाता है। अच्छा, उसके बहुत ऐसे संगीन स्टेज भी होते हैं कि जो है जो देखिए अगर उसमें पानी है तो वो तो इतनी संगीन बात नहीं है, वो निकालना। ये पानी कैसे बनता है? लोग परेशान हो जाते पानी हैं। ना आमतौर पे बनता रहता है। ये पानी एक लुब्रिकेंट होता है जो कि हमारे फेफड़ों वो को तो चेस्ट बनता के है ऊपर। बॉडी में, लेकिन ये कि आप लंग्स से उसका पानी, फेफड़ों में पानी भर गया, बड़ी परेशानी। वो पानी दो तरह का होता है, एक तो फेफड़ों के अंदर का पानी है, हाँ, जिसे पल्मोनरी एडीमा कहा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। उसका ताल्लुक दिल की बीमारियों से भी होता है। अच्छा। हाँ, उसका हाँ, बेसिकली हाँ, ताल्लुक जी, दिल जी। की ही बीमारी से होता है। और कुछ चेस्ट के अमराज ऐसे हैं जो ये कर सकते हैं, फेफड़े के अंदर पानी। और दूसरा फेफड़े के बाहर जो झिल्ली है, जो फेफड़े हम सांस ले रहे होते हैं और हमें इजीली वो सांस दिलाने में आसानी के लिए कुदरती पानी होता है फेफड़ों को छाती के ऊपर मूव कराने के लिए। ये 10 to 15 ml पानी आमतौर पे होता है ताकि वो लुब्रिकेट कर सकें लंग्स आसानी से। लेकिन इन्फेक्शन में इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जब बढ़ती है ये फेफड़ों को कंप्रेस कर देते हैं, सुखेड़ देते हैं। तो फिर सांस की तंगी और दिक्कत, वो पानी निकालना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ना निकाला जाए तो जिस तरह बिल्कुल सीमेंट जम जाती है, उस तरह ये पानी फेफड़ों में जम जाएगा। बच्चे हैं, अब बच्चों में भी ये ऐसी सूरत हाल होती है कि उनके फेफड़े काम करना छोड़ दें और ये हालत हो जाए, सिकुड़ जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आए, तो बच्चों में भी होता है। देखिए बच्चे किसी भी ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। कुदरत ने ऐसा इंतज़ाम जी, किया है कि कुदरत वो ने ऐसा रिकवर बहुत इंतज़ाम जल्दी। किया है कि बच्चों में रिकवरी रेट, बच्चों में जो है दवाइयों का असर और इलाज का असर बहुत अच्छा होता है। तो वैसे आमतौर पे इस तरह नहीं होता कि बच्चे वो, या तो ये कि बच्चा पैदाइशी कोई नुक्स है उसके अंदर, पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा हो रहा है, और डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बीमारी है जो आगे जाके मसाइल कुन हो, प्रॉब्लमेटिक हो। कोई भी डिज़ीज़ अगर वक्त पे ट्रीट ना की जाए और उसको वक्त पे उसकी तशख़ीस ना हो और वो बढ़ती चली जाए, तो ज़ाहिर है वो जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना डैमेज करेगी हमारी बॉडी को। तो वक्त पे तशख़ीस और वक्त पे इलाज होना किसी भी बीमारी का बहुत ज़रूरी है। जो आपने ये बताया कि जो लंग्स की जो डिज़ीज़ होती हैं, ये फेफड़े की जो सिकुड़ता है और ख़राब होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत आती है, इसको अलग निकाल लेना पड़ता है, ये भी है। आपने ये भी बताया कि जो बच्चों के साथ जो है वो हम समझते नहीं है कि उनको क्या कुछ देना है, किस माहौल में उन्हें रखना है। हमारे ये अलमिया भी है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं वो इतने समझदार नहीं हैं, केयरफुल नहीं है, वो ये जानते नहीं हैं कि हमारे यहाँ डिज़ीज़ को बहुत हल्का लिया जाता है, जैसा कहते हैं आमतौर पे कि जब तक वो बढ़ नहीं जाती उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। या बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता, उनको ज़रा सा भी कोई अलामात मर्ज़ की महसूस होती है, वो फ़ौरन वो डिज़ीज़ की तशख़ीस के लिए मर्ज़ की पूरी स्क्रीनिंग, वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि स्क्रीनिंग बहुत अच्छी है। हमारा स्क्रीनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक तो ऐसा रिलेटेड सवाल है कि ये जो चेस्ट की जो डिज़ीज़ है, क्या अट्रैक्ट किया आपको? क्या आपने सोचा कि इस फील्ड में ही आपको स्पेशलाइज करना चाहिए और इसी में आपको बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे शोबे उनसे हम पूछते हैं
कि दिलचस्पी का ये मैदान और ये मैदान, ये एप्टीट्यूड आपका बना कैसे? बस मैंने इस डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया 2008 में, मेरी पोस्टिंग हुई। तो बहुत से मरीज़ों का ऐसा इनकाउंटर होता है, बहुत से मरीज़ों से आपका वास्ता पड़ता है, तो मुझे ख़ुद ही इससे थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। चेस्ट की बीमारियां बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीबी के अमराज मेरे पास मरीज़ आने लगे टीबी के अमराज के साथ। तो मुझे ये लगा कि और क्योरेबल डिज़ीज़ है, आप ट्रीट करें तो बहुत खुशी होती है जब आप एक मरीज़ को इलाज करें और वो ट्रीट हो जाए, इलाज ठीक से ले। पेशेंट खुशी खुशी आपके पास आता है, बहुत खुश होता है, आप शुक्रिया अदा करता है, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है। आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब मरीज़ बहुत ही बुरे हाल में आपके पास आए और फिर 6-8 महीने के बाद आप देखें तो वो मरीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, ये कि आपका जो शोबा है बड़ा सफोकेशन सी चीज़ रहती है, वो आपको ख़ुद भी बचना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस आप कैसे लेते हैं कि मरीज़ हैं और उनके ऊपर बीमारी भी ऐसी है कि वो एक दूसरे से लगती है? हाँ, शुरू में तो बहुत ऐसा लगता है कि मरीज़ों की बीमारी हमें भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही बात है ना कि अल्लाह ताला को जिससे जो काम लेना होता है वो अल्लाह ताला लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डर, खौफ, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, हम बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। हम ये भी चाहेंगे कि आप जो है वो हमारे प्रोग्राम में आती रहें। हम लाइव प्रोग्राम में भी आपकी कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ मौक़े आते रहते हैं। और हम ये चाहेंगे कि कल जो है आपने बड़ी घनगरज के साथ जो कंपेयरिंग की थी एक प्रोग्राम में, और बड़े हाईली इम्प्रेस वी आर, तो वो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपने जो इसकी जो नीड थी इस प्रोग्राम की, उसके मुताबिक जो है आपने बात की, और बहुत ही घरेलू अंदाज में एक मदर की हैसियत से बात की, एक डॉक्टर की हैसियत से भी बात की, और एक सिटीज़न इस मुल्क का जो है वो किस तरह भुगत रहा है और सूरत हाल से निमट रहा है, उस पर भी बात की। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, हम आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये कौमी मफाद में, लोगों के मफाद में, बीमार इंसानियत के मफाद में है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को अपने मेहमान डॉक्टर राबिया के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।